अच्छा, अगर हम अपने नेक्स्ट इंडिकेटर के ऊपर आते हैं तो वो हमें इंडिकेटर 9 कह रहा है कि आपके पास जो है ना एमरजेंसी पॉलिसीज़ ले डाउन एंड एमरजेंसी पॉलिसी एंड SOP। अच्छा, एमरजेंसी पॉलिसीज़ क्या होती हैं? एमरजेंसी पॉलिसीज़ ये होती हैं कि इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एमरजेंसी, क्या वो फायर हैज़र्ड है, क्या वो अर्थक्वेक है, या इस तरह की कोई भी नागहानी आफत या कोई भी ऐसी आफत आ जाती है तो उसके अंदर हमने उसके SOP होने चाहिए। एक तो एमरजेंसी पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ों की एमरजेंसी पॉलिसी है और उसके अंदर आपने करना क्या क्या है। यानी कि अगर कोई फ़ायर है तो फ़ायर के अंदर क्या आपने सबसे पहले करना होता है, फ़ायर के अंदर आपने देखना है कि फ़ायर किस तरीके की है, और फिर उसके बाद अगर तो वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आगे डील किया जाता है। अगर तो वो कागज़ या इस तरह की चीज़ों के रिलेटेड है तो उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। फायर एक्सटेंशर्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या क्या आपके वहाँ पर हैं, अलार्म्स हैं क्या क्या, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं और इसकी प्रॉपर SOP होनी चाहिए और ये अवेलेबल होनी चाहिए और ये स्टाफ और पेशेंट के लिए होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट इंडिकेटर के ऊपर आते हैं जो कि हमारा है इंडिकेटर 10। इंडिकेटर 10 हमें क्या कह रहा है? दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट अप्रूव अ सफिशिएंट लेबोरेटरी बजट एंड एलोकेट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द मिशन। ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि एक बजट पॉलिसी होनी चाहिए लैब के अंदर, जितनी भी चीज़ें चाहिए जिससे रिलेटेड भी चाहिए, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं लैब के अंदर। आपको स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, स्टाफ चाहिए, फिर उसके बाद आपको मशीन्स चाहिए, आपको एरिया सबसे पहले तो चाहिए कि जहाँ पर आपने लैब बनानी है, लैब को एक प्रॉपर उसका एरिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब वो क्या कहते हैं कि इसके रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें एक पॉलिसी होनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए? सूटेबल स्पेस होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, कंज्यूमेबल होने चाहिए, फिर उसके बाद एक स्टॉक का ड्यूटी का रजिस्टर होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ भी आनी चाहिए कि कोई भी इस तरह का एविडेंस नहीं होना चाहिए एक हेल्थ केयर के अंदर या एक लैब के अंदर कि जहाँ पर चीज़ की ना होने की वजह से जो है ना वो डिले हो जाए, रिपोर्टिंग डिले हो जाए या कोई इस तरह की चीज़ें डिले हो जाए। अब वो हमें क्या कह रहा है? वो हमें क्या कह रहा है कि हमें ये चीज़ें क्यों चाहिए। अगर हम इसमें देखते हैं तो वो कहता है कि हमें बेनिफिट इसलिए चाहिए कि एक तो हम, अब इसके अंदर होता ये है कि जब आपका एक बजट की एक पॉलिसी बन जाती है तो आपके लिए ये नहीं होता कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपके लिए ऑलरेडी एक फ़ंड जो है ना वो अवेलेबल है। अगर तो आप ऐसे करते हैं कि आपके पास कोई बजट की पॉलिसी नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको एक मंथ के अंदर कितनी चीज़ें चाहिए, लैब को कितनी चीज़ें चाहिए, तो फिर इसके अंदर एक हैज़र्ड हो जाता है कि जिसके अंदर आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वो जो नेक्स्ट की बात करता है, वो नेक्स्ट की बात ये करता है, नेक्स्ट इंडिकेटर के ऊपर अगर हम आ जाएँ, हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ एक पॉलिसी बनी है। जैसे ही पॉलिसी बनेगी उसके ऊपर भी मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिकेटर 11 के ऊपर। ये कहता है ऑर्गेनोग्राम एक प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऑर्गेनोग्राम बेसिकली होता क्या? ये एक हिरार्की होती है और ऑर्गेनोग्राम हर कंपनी का होता है। हिरार्की क्या होती है कि उसके अंदर ना भैया आपको बता रहे होते हैं कि ये एक तरह से एक सैम्पल है। अब ये देखें, एक CEO है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। फिर उसके नीचे कौन आता है? उसके नीचे आता है टेक्निकल डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आता है। फिर उसके नीचे कौन आता है? सेक्शन हेड आता है। सेक्शन हेड कौन कौन से भैया आप सेक्शंस यूज़ कर रहे हैं? अगर आप माइक्रोबायोलॉजी करें तो उसका अलग से है, बायोकेमिस्ट्री करें उसका अलग से है, इम्यूनोलॉजी उसका अलग से, हेमाटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। फिर उससे नीचे कौन आ रहा है जी? लैब टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन आ रहे हैं, असिस्टेंट आ रहे हैं, और फिर बॉटमिस्ट आ रहे हैं। उससे नीचे कौन आ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट आ रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर आ रहे हैं, WM स्टाफ आ रहे हैं, और फिर सिक्योरिटी आ रही है। यानी कि हर एक बंदा जो कि एक ऑफिस में काम कर रहा है वो इस ट्री का हिस्सा होता है। अगर वो एक स्वीपर है या वो एक CEO है या वो एक डायरेक्टर है या फिर वो एक पैथोलॉजिस्ट है, वो सब एक हिरार्की आप अपने मुताबिक बनाएंगे। जाहिर है कि आप ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके पास डिपार्टमेंट 5 हो ही ना, हो सकता है आपके पास इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट हो, या हो सकता है आपके पास इससे कम डिपार्टमेंट हो। तो आपने उससे रिलेटेड इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप अपनी लैब के अंदर या जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर ये भी तो हो सकता है ना कि आपके पास सिर्फ लैब वाला डिपार्टमेंट ना हो, आपके पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी हो, आपके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी हो। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करना होता है, एक ट्री बेसिकली बनाना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद वो इंडिकेटर 12 में क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट अपॉइंट अ सेक्शन हेड इन द लेबॉर्ट्री। इसका मतलब यही है कि जितने भी वहाँ पर आपके पास सेक्शन हैं उनके सेक्शन हेड्स होने चाहिए, और इसके अलावा उनकी जो है ना डेलीगेशन लेटर होनी चाहिए। डेलीगेशन लेटर बेसिकली जो एक सेक्शन हेड के लेवल पर या COO CEO इन सब के लेवल के ऊपर ना JDs नहीं होती हैं। JDs करते हैं जो छोटे लेवल पे हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, MO है,
इस तरह के लेवल के ऊपर जो है ना ये जेडीज़ बनती हैं जी। यहाँ पर जो है ना डेलीगेशन, जेडीज़ बेसिकली डेलीगेशन लेटर्स हैं, उनके डेलीगेशन लेटर बने होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बेसिकली ये जेडीज़ वाला कवर ही कर सकता है। अगर आपने पीछे जेडीज़ बनाई है ना तो ये चीज़ यहाँ कवर हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ आते हैं जो कि है हमारे पास इंडिकेटर 13, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट स्पोर्ट रिसर्च एक्टिविटीज़। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि रिसर्च एक्टिविटीज़ अगर तो आप अपनी लैब में कर रहे हैं किसी भी किस्म की, यानी कि आप रिट्रोस्पेक्टिव करें, प्रोस्पेक्टिव करें, किसी भी टाइम की किसी भी किस्म की आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका प्रूफ अगर आपके पास है तो आप ये वाले इंडिकेटर को मीट कर जाते हैं। इन केस अगर आप नहीं कर रहे, अगर आपकी इतनी नहीं है लैब इस लिहाज की कि आप उसके ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं, तो ये सिंपली नॉट एप्लीकेबल आएगा। थैंक यू सो मच।